1962 के चीन और भारत युद्ध ने भारत को एक कड़वा सबक दिया। नैतिकता और आदर्शों से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध में भारत की कड़ी पराजय हुई और युद्ध के लिए आदर्शों से बढ़कर सैन्य और सशक्त नेतृत्व बहुत आवश्यक होता है। आदर्श की आवश्यकता नहीं होती, ये इसने बता दिया। रणनीतिक तैयारियां आवश्यक होती है, ये भी बता दिया। भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये भी बता दिया। और साथ ही साथ भारत की जो विश्व में प्रतिभा थी उस पर करारी चोट इस युद्ध ने दी। और चीन आज भी जो आगे बढ़ रहा है 1962 की वजह से भारत पर ये कूटनीतिक और सैन्य उसकी विजय मानी जाएगी। मित्रों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय चीन और भारत संबंध के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले मैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े नेता थे। बड़े अच्छे पालन पोषण उनका हुआ था, अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था और एक प्रकार से कूटनीति में भी माहिर थे। बहुत शानदार डिप्लोमेट नेहरू थे। लेकिन नेहरू में एक ही कमी थी कि वो आदर्शों में जीते थे। आदर्श और सबको जो है सबकी बात मानकर आगे बढ़ना, अपना सम्मान विश्व में हो, इसके पीछे उनने जाना, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत रही। और साथ ही साथ पंचशील का जब सिद्धांत दिया, हिंद चीन भाई भाई का नारा जब उन्होंने दिया तो ऐसा माना जाने लगा कि भाई भारत ही नहीं विश्व में नेहरू जो है एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है और बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। और ये कूटनीतिक जो डिप्लोमेसी रही जो उनकी, वो मेरी दृष्टि में, मैं अपनी दृष्टि में बात करता हूँ, वो भारत के लिए बहुत घातक साबित हुई। कुछ लोग तो मानते हैं कि नेहरू जी अपने आप को ये सिद्ध करना चाहते थे विश्व में कि वो सबसे बड़े व्यक्ति है और नोबल पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। उन्होंने भारत के सैन्य क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं किया और शांतिपूर्वक बातें करते रहे। पंचशील जैसा सिद्धांत, एक शांतिप्रिय सिद्धांत विश्व को देने का प्रयास किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया। जब विश्व गुटों में बटा हुआ था तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया और डिप्लोमेसी में उनकी कामयाबी माना जाता है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी पीठ के पीछे छुरा घूम सकता है। जब तक देश सैन्य रूप में शक्तिशाली नहीं होता, उसकी रणनीति, युद्ध रणनीति उसकी अच्छी नहीं है, तो कोई भी जो है विश्व का कोई छोटा देश भी उसको अपने अधीन कर सकता है। 1962 में भी यही हुआ। अपनी इसी कारण जो है हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया। जनरल माओ तो बहुत ही एक प्रकार के वन साइडेड व्यक्ति थे। उनका तो काम विश्व में साम्राज्यवाद था और साथ ही साथ वन पार्टी सिस्टम, बिना किसी धर्म के, उनका कोई धर्म उनका नहीं है, इस सिद्धांत पर वो आगे बढ़ते थे। अपने एक राष्ट्र, एक राज्य और एक शक्ति के रूप में उनने अपने चीन को विकसित किया था। चाउ एन लाई जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ भी अच्छे संबंध थे। चाउ एन लाई ने तिब्बत का जो उनका मामला था, ये जो आमतौर पर अक्साई चिन्ह कौन सा है? अक्साई चिन्ह है लद्दाख का क्षेत्र और नेफा जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जिसको पहले नेफा कहा जाता था अरुणाचल प्रदेश को, उस पर बड़ा विवाद था। और अगला कारण का तिब्बत की समस्या थी। तिब्बत चीन ऑक्युपाई करना चाहता था, पहले से ही चीन को अपना राज्य मानता था और चीन को ऑक्युपाई करना चाहता था। अब ऐसे समय में दलाई लामा, जो अभी दलाई लामा 14वें दलाई लामा है, वो दलाई लामा कोई सुरक्षित नहीं थे। दलाई लामा जब भारत आए तो भारत ने उनको शरण दी। माना कई बार ऐसा भी जाता है कि यूएसए के सुझाव पर ही शायद ये काम हुआ था। यूएसए बिल्कुल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल टच था दलाई लामा से। दलाई लामा ने उनको मैसेज भी दिया था कि वो सुरक्षित है
और दलाई लामा के भाई जो यहाँ इंडिया में रहते थे उन्होंने नेहरू से बात की, तो नेहरू ने सहमति जताई थी दलाई लामा को भारत में शरण देने की। अब यही शरण देना उनके लिए बहुत घातक साबित हुआ, और यहाँ धर्मशाला छोटा लासा जिसको कहा जाता है उनका केंद्र बना दिया। यहाँ पर उनको रखा, दलाई लामा से बात हुई। दलाई लामा से वो सहमत नहीं थे पहले, वो चाहते थे कि चीन से दुश्मनी लेना उनके लिए घातक साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कूटनीति वो सोचते थे कि भाई वो तो बहुत बड़े व्यक्ति है, उनको शायद जो है अमेरिका है, रूस है, वो सारे देश उसका समर्थन करेंगे, इंग्लैंड है, वो सारे समर्थन करेंगे, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक व्यक्ति थे और बड़े कद के व्यक्ति अपने आप को मानते थे। लेकिन ये सारी बातें मिथ्या साबित हुई, और 1962 में, मार्च 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दलाई लामा को शरण देना बहुत घातक साबित हुआ, और इसी कारण चीन ने भारत पर आक्रमण किया, और ये एक करारा और कड़वा सबक भारत को दिया गया। और चाहे यहाँ का गलवान का क्षेत्र था, ये लद्दाख का क्षेत्र था, वहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में चीन की सेनाएं बढ़ गई थी, लेकिन भारत में जो है इनको भी अधीन करने का चीन ने प्रयास किया था। इधर जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका था जिसको नेफा कहा जाता था उस ज़माने में, उस वक़्त उसमें भी भारतीय सेना बैकफुट में थी, और दोनों क्षेत्रों में भारत को भारी असफलता का सामना करना पड़ा था, और करारी हार भारत की हुई थी। ये नेहरू के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक था। हिंदशेरी का नारा भाई भाई का नारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनको ये पता नहीं था कि सैन्य और सैन्य दृष्टि से ताकतवर होना, सशक्त सैन्य और राजनीतिक रणनीतिक तैयारियाँ कितनी आवश्यकता की देश को बचाने के लिए होती है। तो इस तरह से हमारी हार हुई, और इसी गम में जो है नेहरू जी जो है वो ये सहन नहीं कर पाए, और ये उनकी बहुत करारी एक प्रकार से राजनीतिक अपरिपक्वता माना जाए, चाहे कूटनीतिक अपरिपक्वता माना जाए, ये उसका नतीजा उनने अपने आप ही मान लिया था। और इसी कारण 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से जवाहरलाल नेहरू का निधन हो। मेरी दृष्टि से जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े व्यक्ति थे। जो भी फैसले हुए होंगे, जो भी कुछ उनके गलत भी होगा, लेकिन वो उनकी जो है समय की आवश्यकता होती है, हर समय की आवश्यकता होती है। हर प्राइम मिनिस्टर काम करता है देश के लिए, जो भी ऐसा तो कोई नहीं होगा जो देश के लिए काम नहीं करता, लेकिन समय के साथ फैसले लिए होंगे। लेकिन दलाई लामा को भारत में शरण देना उनका फैसला गलत साबित हुआ, और चीन के साथ हिंद चीन भाई भाई का जो नारा उन्होंने दिया था वो भी गलत साबित हुआ। और इसी कारण जो है चीन और भारत में जो सीमाएं अभी भी निश्चित नहीं हुई है। चीन ने एक तरफा घोषणा कर दी युद्ध विराम की, क्योंकि उसको लगता था कि भाई मेरा मकसद तो पूरा हो गया, अब मैं विश्व में बदनाम हो जाऊंगा। इस कारण उसने सेनाएं अपने पीछे कर दी। लेकिन LOC आज तक भी डिसाइड भारत और चीन नहीं कर पाए। जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन का तो कोई पता ही नहीं है, तो कोई सही तौर पर LOC नहीं है। तो आए दिन इस पर होते रहते हैं। अभी संसद में जो आप राहुल गांधी जी का बात सुने, जो राहुल गांधी भी लगभग यही वंशावली में, राहुल गांधी भी एक व्यक्ति है। राहुल गांधी को तो मैंने ये पाया है कि राहुल गांधी अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानते। मोदी जी को तो क्या मानना, वो तो किसी व्यक्ति को मानते ही नहीं हैं। वो तो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि वो तो पता नहीं क्या व्यक्ति है, कैसे व्यक्ति है। आज ही की घटना है कि वो उसको गद्दार कह रहे थे, इसको रविंद्र बिट्टू को, जो केंद्रीय मंत्री है, उनको गद्दार कहा, जो शोभा नहीं देता एक बहुत बड़े नेता के हिसाब से। और किसी को गद्दार कहना तो अच्छी बात भी नहीं है। अगर पार्टी किसी ने छोड़ दी है, ये तो भारतीय राजनीति का एक ऐसा विषय है जिसमें कि सब अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है, और चुनाव के समय में तो बहुत नेता पार्टी छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। अब पर अभी की बात है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, तो अभिभाषण की चर्चा होने में राहुल गांधी ने जो है वहाँ का प्रश्न उठा दिया, सीमा का, कि भाई डोकलाम में क्या हुआ, डोकलाम में चीन ने ऐसा किया वैसा किया। नरवणे जो थे एयर आर्मी चीफ, उनकी बात पर, उनकी किताब है कोई जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, उस किताब पर बात की। लेकिन मेरी दृष्टि में अगर कोई बात हुई भी होगी उस वक्त, तो कूटनीति के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने या इंदिरा गांधी ने भी कई तरह के कार्य किए। हम उस विषय में ज़्यादा समय के अनुसार फैसले लेने पड़ते हैं। सेना अपना फैसला लेती है। सेना के हाथ, जब बॉम्बे विस्फोट हुआ था तो सेना अटैक कर सकती थी पाकिस्तान पर, क्योंकि बहुत बड़े सबूत थे,
कसाब हाथ लगा था, बहुत सबूत था, लेकिन मनमोहन सिंह ने हाथ बांधे रखे। तो ऐसे कई तरह की बातें होती है जिसमें कि हाथ बांधने पड़ते हैं कूटनीति में। वो तो खैर गलत स्टेप था, लेकिन फिर भी कई हो सकता है उस वक्त भी कोई ऐसा आंतरिक वो रहा होगा कि वो हाथ बांधने पड़ते हैं। मोदी जी ने, तो मैं तो समझता हूँ मोदी जी तो बहुत ही सख्त आदमी है। वो तो सेना को देश का सम्मान मानते, देश को सबसे बड़ा मानते हैं, और सेना के लिए वो तो सही डिसीजन देंगे, सेना को मारने के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको ये लगा होगा कि सेना हमारी खतरे में आ सकती है और 1962 पुनः दोहराया जा सकता है जिसमें कि बहुत बड़ा भारी नुकसान भारतीय को हुआ था, तो वो नुकसान नहीं चाहते थे। ऐसा हुआ होगा, हम इस पर हम बात नहीं करते। नरवणे साहब ने तो बोला कि ऐसा कुछ था नहीं। भारत ने तो एक प्रकार से एक भी इंच ज़मीन पाक उसको चाइना को नहीं दी है। एक भी इंच ज़मीन पर चाइना ने कब्ज़ा नहीं किया है, ये पहले ही कह चुके हैं। तो राहुल गांधी हमेशा से ही जब भी कोई चर्चा होती है इस तरह के विवाद खड़े करते हैं और हमेशा संसद को चलने नहीं देते। अब करोड़ों अरबों अरबों का पैसा भारतीय लोगों की टैक्स की कमाई को उसमें लगा हुआ है। ये लोग क्या समझते हैं, ये लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे भगवान के ये अवतार है और इनका जो है ना काम है लोगों के पैसे को लोगों के पैसे को इस तरह से उड़ा देना। ये अच्छी बात नहीं है। संसद बीजेपी भी पहले यही काम करती थी, ऐसा नहीं है बीजेपी नहीं करती, पर इतना नहीं करती थी जितना अभी देखा। ऐसे पूरे विश्व में असहिष्णुता है और भारत में तो बहुत असहिष्णुता है, छोटे लेवल पे असहिष्णुता है। कहीं भी देखो, कहीं मंदिर विवाद चल रहे हैं, कहीं और विवाद चल रहे हैं, कहीं कुछ मस्जिद के विवाद चल रहे हैं, कहीं डोकला कोई यूक्रेन वार चल रहा है, कहीं ईरान डिस्प्यूट चल रहा है, कहीं वेनेजुएला चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। भारत में भी भारत के ये नेता, जो कि ज़्यादातर नेता तो जो सोरेस है, जो हमारे टूल किट जो हमारे इसमें चलती है, जो कि टॉपल करना चाहती है, अस्थिर करना चाहती है देश को, वो कार्य करती है, उन्हीं का मोहरा लगता है। ये लोग काफ़ी लोग बने हुए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। चाइना को भारत मोदी के रहते तो चाइना एक भी इंच नहीं ले सकता, लेकिन राहुल गांधी को भी एक अच्छे भारतीय के नाते काम करना चाहिए। ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि देश हित में ये काम करना चाहिए। चाइना जो है, चाइना अभी कुछ आगे नहीं बढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश में उसकी ऐसी स्थिति है, डोकलाम में उसको पीछे हटना पड़ा। उसके साथ आपने डिस्प्यूट देखा होगा, कई तरह की बातें हुई। लेकिन ऐसे मामले में जो है ये विचार व्यक्त करना उचित नहीं है। सेनाएं अपना काम कर रही है, सेनाओं का मनोबल गिरता है। मैं समझा नरवणे साहब है, चाहे बड़े बड़े जनरल वो है, वो देश के देश के कर्णधार है एक प्रकार से। उनको मैं सलाम करता हूँ, सेनाओं को सलाम करता हूँ, लेकिन बड़े बड़े ऊंचे पद पर रहने वाले सैन्य अधिकारियों को भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे जो है देश के किसी मामले में अहित होता हो। ऐसी मामले ऐसी किताबें प्रकाशन नहीं करनी चाहिए, और जो प्रकाशन है जहाँ से ये बातें बाहर आई है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए मेरी दृष्टि में, कि कैसे ये जो कोई किताब है जो बिना पब्लिश किए इन तक पहुँची है, उस पर पूरा जांच बैठनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और राहुल गांधी को एक प्रकार से देश हित में काम करना चाहिए, वो बहुत बुरी बात है। इतना आदमी को छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।